हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में मैं पहले बता दूं आपको, ये मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटा टॉपिक है बच्चों, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेज होते हैं। इसी में हम लोग को रेडियो एक्टिविटी जैसा चीज़ भी पढ़ना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विथ, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक में। न्यूक्लियर फिजिक्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा बच्चों कि हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियस आपको याद होगा, जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ाया गया था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में याद होगा आपको, उस एक्सपेरिमेंट में क्या पाया गया था कि किसी भी एटम के अंदर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। तो ये इसी एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ बच्चों। किसने डिस्कवर किया? तो रदरफोर्ड ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसकी यही है कि ये न्यूक्लियस जो है, जिस न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका डिस्कवरी किसने किया बच्चों? रदरफोर्ड ने, है ना। डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। किस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी हुआ था बच्चों? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपको ये याद होगा, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा बच्चों कि इसमें क्या किया गया था कि एक थिन गोल्ड फॉइल लिया गया था, एक वेरी थिन गोल्ड फॉइल लिया गया था, और उस पे अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर किया गया था, बम्बार्ड किया गया था। तो देखा क्या गया, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया बच्चों कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो था वो सीधा सीधा अनडिफ्लेक्टेड पास कर गया, उस पर कोई फोर्स लगा ही नहीं। उसमें से बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे, जैसे कि 10,000 में अगर एक दो पार्टिकल्स ऐसे थे जो डायरेक्टली 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर गए थे, है ना। तो वहां से ये बताया गया था बहुत कम पार्टिकल्स से डिफ्लेक्ट किए थे। तो वहां से लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि भाई साहब, जो अल्फा पार्टिकल्स हम लोग स्कैटर कर रहे हैं वो तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को वही रिपेल कर सकता है जो खुद पॉजिटिव हो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो वहां से ये बताया गया कि एटम के अंदर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है जिसका वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। ये बहुत छोटा कैसे बता पाए बच्चों? क्योंकि 8,000 10,000 अल्फा पार्टिकल्स में एक दो अल्फा पार्टिकल से डिफ्लेक्ट कर पाए, मतलब बहुत छोटे से वॉल्यूम में वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। तो इसी न्यूक्लियस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो जरा सा न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं बच्चों। बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लियस का, किस तरीके का दिखाई देता है? देखो, आपको पता होगा बच्चों कि न्यूक्लियस इस तरीके से सेंटर पे रहता है, यूं इस तरीके से, और आजू बाजू में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ये कौन बताया था? ये सब रदरफोर्ड ने बताया था बच्चों, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा होता है? ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या होता है? तो इस न्यूक्लियस के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है बच्चों, उसको पहला बोलते हैं, फर्स्ट होता है प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर की बात बता रहा हूं। दूसरा क्या होता है बच्चों न्यूक्लियस के अंदर? न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन्स, ये दोनों कहां पे पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर में, है ना। तो चूंकि ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए इनको कलेक्टिवली नाम दिया गया बच्चों न्यूक्लियॉन्स, है ना। इसको कलेक्टिवली क्या बोला गया? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसको न्यूक्लियॉन्स बोला गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसे बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो हमें इन्हीं तीनों के बारे में मोस्टली पढ़ना है। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा सा मास कितना होता है, इसका चार्ज कितना होता है, ये सब बातें देख लेते हैं बच्चों, है ना। उससे पहले एक और चीज बता दूं कि ये जो एटम होता है ना बच्चों, ये एटम का जो साइज होता है, इस एटम का साइज ये एंगस्ट्रम के रेंज में होता है। एंगस्ट्रम का रेंज मतलब बच्चों ये 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है। यहां पे लिख देता हूं मैं, साइज ऑफ एटम मतलब इसके रेडियस की बात कर रहा हूं बच्चों, वो 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है बच्चों? वो उससे बहुत छोटा होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस अगर मैं बात करता हूं तो वो 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होता है। आप देख सकते हो कि इससे कितना गुना, करीब करीब 1,00,000 गुना छोटा है ना। उससे बहुत छोटा होता है बच्चों। इसीलिए इतना छोटा है तो मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है एटम्स का? खाली होता है। और खाली होता है तभी सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या सीधे पास कर गए थे,
है ना। तो ये एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा कितना चार्ज होता है, क्या मास होता है, वो देख लेते हैं। आप चाहो तो इसको उतार लो बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले देखते हैं प्रोटॉन के बारे में, इसके बाद इलेक्ट्रॉन। थोड़ा जगह चाहिए बच्चों, और इधर बनाता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इधर न्यूट्रॉन। इन सब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है ना। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि इनका डिस्कवरी कौन किया था। डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था बच्चों, बताओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होगे, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं बस। जे थॉमसन, है ना, जे थॉमसन। प्रोटॉन का किसने कौन बताया बच्चों, प्रोटॉन के बारे में बताओ। ये बताया है ई गोल्डस्टीन, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डिस्कवरी करा था प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था बच्चों, चॉडविक, जेम्स चॉडविक ऐसा नाम है इनका। ठीक है, अभी देखते हैं मास कितना होता है। मास कितना होता है इन सब का। इलेक्ट्रॉन का मास बताओ बच्चों कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब बोलो सर इन दोनों का सेम होता है क्या, नहीं। न्यूट्रॉन का एकदम हल्का सा ज्यादा होता है, बहुत कम, जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अपने स्टडी में हम लोग इन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम मानेंगे बच्चों, है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, मैं लिख देता हूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। बहुत थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चों। जब आप पॉइंट के बाद 4 डेसिमल के बाद आगे जाओगे नंबर के बाद ना, तब थोड़ा चेंज होता है। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली सेम मानकर चलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इनका चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है बच्चों, नो चार्ज। दिस इज न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल होता है ये। चलिए, इसीलिए इसका नाम है बच्चों न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, मास वगैरह, ये आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ सकता है ना। तो आप इसको फटाक से उतार लो बच्चों, फिर मैं आगे और बढ़ता हूं, है ना। चलो, हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि एक एटम, या फिर यूं कहा जाए बच्चों कि एक न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है, हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो न्यूक्लियस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों हम लोग, एक्स जेड ए, ठीक है। या फिर इसको किसी किसी किताबों में ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, जेड यहां पे रहता है, ए यहां पे रख देते हैं, या फिर जेड इधर रख देते हैं, ए इधर रख देते हैं, या फिर जेड इधर रख देते हैं, ए इधर रख देते हैं, है ना। हर किताबों में अलग अलग तरीके से। बस आपको ध्यान में क्या रखना है बच्चों कि नीचे में हम लोग को जेड रखना है, नीचे में जेड रखना चाहे तो आप इधर भी रख सकते हो, चाहे इधर भी रख सकते हो, और ऊपर में ए रखना है, चाहे इधर रखो या इधर रखो। उसी का चारों का कॉम्बिनेशन मैंने करके दिखाया है, किसी किताब में किसी भी तरीके से लिखा रहता है। जनरली हम लोग ऐसे अभी पढ़ेंगे, है ना। हालांकि सारा सही है बच्चों, बस ध्यान में क्या रखना है, नीचे में जेड ऊपर में ए। अब इन सब के बारे में देख लेते हैं कि ये सब है क्या सर। तो ये जो एक्स है बच्चों, ये एक एटम का नाम होता है, मतलब कैसे बोला जाए, उसका सिंबल दिखाया जाता है ना। इट रिप्रेजेंट व्हाट, सिंबल। जैसे अगर हम लोग सोडियम के न्यूक्लियस की बात करेंगे तो सोडियम का क्या होता है सिंबल, Na होता है ना। तो यहां पे हम लोग Na बनाएंगे, है ना, सोडियम सिंबल ऑफ एलिमेंट। जेड क्या है बच्चों, व्हाट इज जेड। जेड को बोलते हैं हम लोग बच्चों एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, व्हाट इज जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है,
एटॉमिक नंबर का मतलब है बच्चों कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। जैसे अगर किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 होगा तो उसका एटॉमिक नंबर Z कितना होगा, 10 होगा। सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस है ना। सिमिलरली ए क्या है बच्चों, व्हाट इज ए? ए है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। दिस इज टोटल, या फिर इसका नाम क्या है बच्चों? ए को बोलते हैं हम लोग मास नंबर, है ना, मास नंबर। एंड व्हाट इज इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहने का क्या मतलब? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन। ठीक, अब देखो Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और A क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं बच्चों A माइनस जेड, तो A क्या था बताना? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही था ना बच्चों, है ना। Z क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखो यहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैंसिल आउट हो गया, तो A माइनस जेड क्या दिखाई दे रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये सिंपल सी बात है बच्चों, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक न्यूक्लियस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो X है ये सिंबल दिखाता है, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज मास नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और A माइनस जेड कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए बच्चों, उतार लो। हाँ, इसमें एक और चीज आपको याद रखना चाहिए बच्चों, नोट करके यहां लिख लेते हैं। ये जो मास नंबर है ना, वो मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो तो इंटीजर फॉर्म में रहेगा ना, मतलब 4, 5, 6, 10, 8 ऐसे रहेगा बच्चों, वो फ्रैक्शन में कभी नहीं होता। इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ए मास नंबर ए कांट बी इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में नहीं होता बच्चों। लेकिन आपको कई जगह पे ये मास नंबर जो है ना डेसिमल या फ्रैक्शन में दिखाई देगा। बोलोगे सर ये क्या बात हुई? पहले तो बताते हो कि मास नंबर कभी फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, फिर बोलते हो कई जगह दिखेगा भी। तो एक्चुअली में क्यों किताबों में लिखा रहता है, मैं ये आपको समझा दूं बच्चों। जैसे आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स मतलब एक ही एलिमेंट का दो एटॉमिक नंबर, मतलब कुछ एटम्स का अलग एटॉमिक नंबर, कुछ एटम्स का अलग एटॉमिक नंबर। जैसे कि मान लो कि एक का एटॉमिक नंबर हो गया 4, है ना, दूसरे का एटॉमिक नंबर हो गया 5, तो किताबों में उन आइसोटोप्स का एवरेज लिखा रहता है, मतलब 4 + 5 का एवरेज कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। तो वो एवरेज वैल्यू लिखा रहता है, बट वो मतलब एवरेज वैल्यू है, वो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का नहीं है, वो किसी एक पर्टिकुलर एटम का नहीं है ना। तो अपने को यही याद रखना है बच्चों कि ए कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, पर किताबों में जो फ्रैक्शन में लिखा रहता है उसका क्या समझोगे कि दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एवरेज दिया हुआ है। आ रही है बात समझ में? इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, है ना। जैसे मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, बताना एक क्वेश्चन। यहां पे बताना है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, या सब कुछ पूछ सकते हैं इस पे। एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, व्हाटएवर, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बताओ जेड क्या है, यहाँ पे 11 जो नीचे लिखा रहता है बच्चों। ए क्या है बताओ, मास नंबर 23। जेड मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन ना, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बच्चों, 11 है। मास नंबर क्या होता था, याद है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू व्हाट, 23। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दिखाते हैं बच्चों, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 23। तो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 11 है ना, तो ये इधर चला जाएगा, तो 23 माइनस 11 कितना हो गया, ये 12 हो गया क्या। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का भी पता चल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का पता चल गया। आ रही है बात समझ में?
इस तरीके से हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ बच्चों। मान लेते हैं कोई भी ऐसा एक सिंपल एलिमेंट है इस तरीके से 24 50 ऐसा मान लेते हैं कोई भी, ठीक। बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर मतलब 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसी को मास नंबर बोलते हैं बच्चों, मतलब 50 हो जाएगा। यहाँ से आप बता सकते हो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इधर माइनस में हो जाएगा, मतलब 50 माइनस 24, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 26। इस तरीके से सिंपल सिंपल बेसिक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, कुछ कुछ टर्म डिफाइंड है जिसको बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, दूसरा होता है बच्चों आइसोबार्स, आइसोबार्स, और तीसरा होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोप्स का क्या मतलब बच्चों, ऐसे एटम्स जिनका क्या सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनका जेड का वैल्यू सेम हो, है ना, सेम एटॉमिक नंबर। मतलब ऐसे लिख सकते हो आप, एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर, एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो बच्चों, सेम हो। या फिर आप यूं भी बोल सकते हो, एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का यही मतलब होता था ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, ठीक है। इसका अगर एक एग्जांपल लेना चाहूं बच्चों, तो एग्जांपल मैं ले सकता हूं, देखो C612 एंड C614। देखो इन दोनों का जेड का वैल्यू सेम है, बट मास नंबर अलग अलग है बच्चों, है ना। तो चूंकि जेड का वैल्यू सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आइसोटोप्स हैं, ठीक है। अभी देखते हैं बच्चों हम लोग आइसोबार के बारे में। आइसोबार क्या होता है, जिनका मास नंबर सेम हो, है ना, मास नंबर सेम हो, सेम एटम्स विथ सेम मास नंबर। सेम मास नंबर, या फिर एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ व्हाट, न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर ये होता है ना, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यू एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं बच्चों, C6O14 एंड मास नंबर मतलब ये ऊपर वाला सेम होना चाहिए बच्चों, एंड नाइट्रोजन 714। देखो ऊपर वाला मास नंबर दोनों का सेम है क्या, तो ये क्या कहला जाएंगे, आइसोबार्स। सिंपल। ये आइसोटोन्स क्या है बच्चों, आइसोटोन्स कहने का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, है ना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते थे बच्चों, a माइनस जेड ना, मतलब a माइनस जेड बराबर सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल में मैं दिखा देता हूं बच्चों, दिस इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, देखो C614 एंड O816। देखो बच्चों यहाँ पे a ये है, z ये है, a माइनस जेड कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। यहाँ भी 16 माइनस 8 8 हो जाएगा। तो यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 हो गया। सो इस तरीके से इसको हम लोग आइसोटोन्स बोलेंगे। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन आपको ध्यान में रहना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आइसोटोप्स मतलब बच्चों सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार मतलब सेम मास नंबर, एंड आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। कुछ कुछ और चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है बच्चों, देखो ध्यान से। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो भी अभी हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन देखे थे, उन सब का मास कितना था, बहुत छोटा था या बहुत बड़ा था,
याद करो मास ऑफ प्रोटॉन कितना था 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, माइनस 27, मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा वैल्यू। तो इतने छोटे मास को केजी में मेजर करना अच्छी बात नहीं है, है ना। इतना छोटा मास है कि केजी जो यूनिट है ना वो इस मास को मेजर करने के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। केजी इज अ वेरी बिगेस्ट यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आ रही बात समझ में। तो इतने छोटे मास को मेजर करने के लिए एक नया यूनिट का इजाद किया गया, उसको बोला गया एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला गया? एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। ठीक है, अब ये एएमयू को कैसे डिफाइन करा गया बच्चों? सबसे पहली बात ये समझ में आया क्यों एएमयू को डिफाइन करा गया, क्योंकि केजी जो यूनिट था वो बहुत बड़ा हो जा रहा था मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मेजर करने के लिए। तो एक छोटा यूनिट लाया गया मास का, जिसको क्या बोला गया? एएमयू। अब इसको कैसे डिफाइन करा गया बच्चों? देखो 1 AMU equals to 1/12 the mass of carbon 12 atom, mass of carbon 12 atom। मतलब एक कार्बन 12 एटम को आप ले लो, उसका मास मेजर कर लो, उसको 12 से डिवाइड कर दो, वो जितना मास होगा उसी को 1 AMU बोला गया। क्या बोला गया? 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज नॉन एज 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, है ना। इसको पूरा क्या पढ़ेंगे बच्चों? मैं यहां लिख देता हूं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब निकालते हैं बच्चों, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। देखो अगर एक C12 एटम के मास को मेजर करना है तो C12 एटम में क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, है ना। तो मतलब अगर एक C12 एटम के मास को मेजर करना, मतलब नंबर ऑफ, मतलब टोटल सारे इलेक्ट्रॉन्स के मास प्लस सारे प्रोटॉन के मास प्लस सारे न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर दो तो एक C12 एटम का मास आ जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात बताओ मेरे को, जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जरा कंपेयर करना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, है ना। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना था बच्चों? देखो तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अगर दोनों को कंपेयर करोगे, मतलब दोनों का रेशियो ले लो बच्चों, तो क्या लिखोगे? देखो तो 9.1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 27। तो ये कितना आ जाएगा? ये इसको रहने देते हैं इस साइड वाले को, इसको बताना है कितना लिखेंगे। 31 में से 27 को माइनस कर दो बच्चों, तो ये क्या 10 टू द पावर माइनस 4 दिखाई दे रहा है ना। आप देख पा रहे हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इतना इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन से 10 टू द पावर 4 फ्रैक्शन में है। आ रही बात समझ में? कितना कम है। अगर इसको नीचे लेकर के जाएंगे बच्चों नेगेटिव वाले को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4। तो ये 10,000 है। इसका वैल्यू जो 4, 5 वटेवर जो भी आ जाएगा बच्चों, मान लेते हैं 4 आ गया, आप फिर भी देखते हो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 10,000, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के 10,000 गुना कम है। बहुत छोटा वैल्यू होता है बच्चों, बहुत छोटा वैल्यू। आ रही बात समझ में? तो इतना छोटा वैल्यू होता है, तो क्या प्रोटॉन के सामने हम इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर सकते हैं ना? बिल्कुल, आप देख सकते हो बहुत छोटा वैल्यू है, इसको इग्नोर अपन कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं बच्चों यहां पे कि ये जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। तो जब हम C12 एटम के मास को मेजर कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है ना प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर C12 एटम के मास को मेजर करना है बच्चों, तो हमें मोस्टली क्या मेजर कर लेना चाहिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास को अगर ऐड भी करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत छोटा वैल्यू है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो अगर 1/12 मास ऑफ C12 एटम लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चों? मास ऑफ, मतलब अच्छा C12 एटम का ये क्या, इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों C612, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होता है और 12 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 6 तो प्रोटॉन हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना बच गया? 6, मतलब 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। मतलब यहां पे क्या ऐड करेंगे? 6 गुना मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 गुना मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसा ना। अब मेरे को बताना है एक चीज, 1/12, अभी मैं बोला था कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, लगभग सेम होता है बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे? 6 प्लस 6 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसका मास और इसका मास लगभग सेम रहता है। तो हम इसको भी मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिए, तो 6 प्लस 6 12 हो गया। तो 1/12 देखो 1/12 इंटू 12 कट गया, तो ये बच गया मास ऑफ प्रोटॉन। ये करीब करीब है ना बच्चों,
करीब करीब। तो 1 AMU क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बच्चों? तो हम लिख सकते हैं 1 AMU बराबर मास ऑफ प्रोटॉन मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से AMU को डिफाइन करा गया। अब जैसे मान लो कि प्रोटॉन है बच्चों, तो प्रोटॉन का मास हम लोग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg नहीं याद रखेंगे, सीधा याद कर लेंगे कि उसका मास कितना है भाई साहब, 1 AMU। तो बोलने में भी आसानी लग रहा है बच्चों, और 1 का वैल्यू भी अच्छा सुनाई दे रहा है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से AMU को डिफाइन करा गया ताकि छोटे मासेज को मेजर किया जा सके। आपको बस ये याद रखना है बच्चों कि 1 AMU का मास कितना होता है, 1 AMU बराबर कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो बच्चों, जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई भी एक एलिमेंट ऐसा दिया हुआ है ZA, है ना। तो इस एक एलिमेंट का मास आप कैसे मेजर करोगे? इस एक एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे आप सपोज करो बच्चों कि यहां पे ऐसा दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और ये 8 दिया हुआ है ना। इस तरीके से मान लेते हैं दिया हुआ है। 8 का क्या मतलब है? 8 का क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है। और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? 1 AMU। अभी हम लोग देखें ना, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इक्वल्स टू 1 AMU। तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो लगभग सेम होता है, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU होता है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? टोटल 8 है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? अगर हम लिखना चाहें बच्चों मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, तो कितना हो जाएगा? 8 AMU। क्योंकि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना? 8 है, तो 8 AMU हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इन जनरल फॉर्मेट अगर हम इसके लिए लिखना चाहे बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अगर ये एलिमेंट है कोई भी जनरल एलिमेंट, तो मास ऑफ 1 एटम हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 एटम हम लोग क्या लिख सकते हैं? AMU। अब ये कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जैसा भी क्वेश्चन दिया रहा है ना। ठीक है, तो ये हम लोग अगर एक एलिमेंट का अगर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, यहां पे A दिया हुआ है, तो एक एटम का मास हम सीधा बोल सकते हैं AMU। AMU अगर आप ऐसा यूनिट में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, A इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि 1 AMU का वैल्यू इतना kg होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, जैसे हम लोग एक एटम का मास तो बता सकते हैं सीधा डायरेक्टली। अगर ऐसे एटम्स का 1 मोल ले लिया जाए, 1 मोल ऑफ एटम्स ले लिया जाए, तो उनका टोटल मास कितना होगा? अभी ये कैलकुलेट करना सीखते हैं बच्चों। मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का क्या मतलब होता है बच्चों? आप लोग स्टोइचियोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री के पहले टॉपिक में, मोल कॉन्सेप्ट में। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर, है ना। इतने एटम्स को बोलते हैं 1 मोल, है ना। तो 1 मोल एटम्स का मास, तो एक एटम का मास कितना हो गया? इतना हो गया। तो 1 मोल एटम का मास कितना हो जाएगा? उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? मास ऑफ 1 मोल इक्वल्स टू मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो एक एटम का मास इंटू इतना नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास ऑफ 1 मोल आ जाएगा। बताओ 1 मास ऑफ 1 एटम कितना लिख सकते हैं बच्चों? अगर हम लोग ऐसा यूनिट में लिखें तो 1 AMU में आया था ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं A इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू 6.22 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करके देखते हैं बच्चों, तो कितना आएगा देखना। 1.67 इंटू 6.022, इसको कुछ लोग 2-3 भी लिखते हैं बच्चों, एक ही चीज है, इंटू 10⁻, ये कितना बच जाएगा? -4, है ना। अभी देखो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.67 इंटू 6.022, तो ये अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब 10 आता है बच्चों। आप चाहो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, इसका वैल्यू करीब करीब 10 आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता था बच्चों, A इंटू 10⁻³ kg, है ना। अगर हम इसको ग्राम में लिखना चाहें बच्चों, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 ग्राम, है ना।
इस तरीके से मास, ये किसका मास है बच्चों? 1 मोल का। इसका मतलब आप एक एलिमेंट के अगर मतलब एक न्यूक्लियस का अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो अगर एक एटम का मास लिखना चाह रहे हो, इसका मतलब AAMU मास होगा एक एटम का, और 1 मोल ऐसे एटम्स का मास टोटल कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। उतना ही ग्राम भी हो जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, है ना? तो मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए बच्चों। जैसे इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं, इन जनरल अगर कोई एलिमेंट ऐसा दिया हुआ है ZA, तो मास ऑफ 1 एटम क्या लिख सकते हैं? AAMU एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम लिख सकते हैं 1 ग्राम, है ना? ये आपको याद रहना चाहिए बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है? एक्चुअल में ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ये बहुत कुछ खुद में ही दे देता है। जैसे Z आपको दे देगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, A क्या दे देगा? मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A माइनस Z कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक एटम का मास AAMU, 1 मोल का मास 1 ग्राम, है ना? तो इस रिप्रेजेंटेशन से बहुत कुछ पता चल जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों हम लोग न्यूक्लियस के साइज के बारे में। जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा, ठीक है? लिखते हैं बच्चों यहां पे साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस अगर मान लेते हैं बच्चों हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है x इक्वल्स टू ZA, तो इसका न्यूक्लियस को अगर मैं ऐसे दिखाता हूं इस तरीके से, तो इस न्यूक्लियस का जो रेडियस r होगा वो होता है बच्चों r बराबर R0a टू द पावर 1/3, है ना? r इक्वल्स टू R0a टू द पावर 1/3, वेयर R0 इज ए कांस्टेंट वैल्यू। R0 क्या है बच्चों? कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू करीब करीब कितना होता है? 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। और A क्या होता है बच्चों? मास नंबर, मास नंबर ये होता है। अच्छा एक चीज और बता दूं बच्चों, ये 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर को ना 1 फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अगर न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर A है तो उसका रेडियस को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, R0a टू द पावर 1/3। R0 ये कांस्टेंट वैल्यू है, A क्या है? उसका मास नंबर है। इस पे कभी कभी छोटा मोटा सवाल पूछा जाता है बच्चों, जैसे आपसे जनरली इस पे रेशियो पूछा जाएगा। रेशियो कैसे पूछा जाएगा? देखो जैसे आपसे बोला जाएगा कि आप बताओ, एक मान लो कि एक हीलियम है 24 और एक लिथियम है 36। बोला जाएगा कि इन दोनों के न्यूक्लियस का रेडियस बताओ। कैसे लिखोगे? रेडियस ऑफ हीलियम बाय रेडियस ऑफ लिथियम इक्वल्स टू क्या होता है? R0a टू द पावर 1/3। तो R0 इसका मास नंबर कितना है बच्चों? 4 है, तो 4 का पावर 1/3, और इसका कितना है? 6 है, तो 6 का पावर 1/3। R0 गया, इसका मतलब आप लिख सकते हो 2/3 का पावर 1/3। तो इस तरीके से रेशियो पूछा जा सकता है ना, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो, है ना? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो हम लोग साइज देख लिए, जरा हम न्यूक्लियस के डेंसिटी की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस के डेंसिटी की बात कैसे करेंगे? देखो डेंसिटी अगर हम न्यूक्लियस की निकालना चाहें, डेंसिटी कैसे निकालते हैं? व्हाट इज डेंसिटी बच्चों? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हैं हम लोग। एक न्यूक्लियस अगर अपने पास ये है बच्चों, अगर ये न्यूक्लियस अपने पास है ZA, तो मैं अभी बताया कि एक न्यूक्लियस का मास कितना होगा? 1 AMU, है ना? 1 AMU। तो कितना लिख देंगे मास?
1 AMU होता है एक न्यूक्लियस का मास। तो इसमें अगर पूरे न्यूक्लियस का मास, मतलब सॉरी 1 AMU क्या होता था, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास। तो एक ऐसे न्यूक्लियस का मास कितना हो जाएगा, AMU, है ना। और पूरे 1 मोल का चाहिए था तो 1 ग्राम लिखते थे, है ना। तो हम इसका मास लिखना चाह रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टोटल कितना है, A है। तो 1 प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो A का A इंटू AMU, तो ऐसे लिखेंगे मास कितना हो जाएगा बच्चों, A AMU। और 1 AMU का वैल्यू कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो इतना kg में आ गया बच्चों, है ना। समझ में आ रहा है आपको, एक न्यूक्लियस का मास अगर ये 4 होता, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 होता, मतलब टोटल मास कितना होता है, 4 AMU। वैसे ही A है तो A AMU, है ना। तो A AMU और 1 AMU का कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोग को लिखना है, वॉल्यूम कितना होता है, इसको हम लोग कैसे स्फेरिकल मानते हैं ना बच्चों। तो एक स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, इस तरीके से। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। A इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg बाई 4/3 पाई r क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, अभी हम लोग देखे थे ना बच्चों, r का वैल्यू क्या था एक न्यूक्लियस के लिए, r0 a टू द पावर 1/3, है ना। और ये r0 कितना था, तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 था। क्या इसका क्यूब लेना है, तो क्यूब अगर लेना है तो क्यूब कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा, 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का क्यूब इंटू a 1/3 का पावर क्यूब कर दोगे तो क्या ये 1 बच जाएगा बच्चों। आप क्यूब करोगे तो 3 इंटू 3 कट जाएगा ना, तो a बच गया। तो यहाँ पे लिख दो कितना, 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का क्यूब इंटू a। आप देख सकते हो बच्चों a कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में भी कांस्टेंट वैल्यू बच गया। अच्छा, ये जो वॉल्यूम लिखे थे वो मीटर क्यूब में आएगा ना। अब बताओ, देखो यहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ए तो कैंसिल आउट हो गया। तो इन कांस्टेंट वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाता है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, है ना। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जेड और ए जैसा कोई टर्म नहीं है, मतलब न्यूक्लियस कोई सा भी हो, उसका मास नंबर कुछ भी हो, एटॉमिक नंबर कुछ भी हो, डेंसिटी हमेशा इतना आएगा। दैट मीन्स व्हाट, डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर और एटॉमिक नंबर। हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस का डेंसिटी फिक्स होता है और ये इतना होता है। आ रही है बात समझ में। सो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, इसको मैं अच्छे से लिख दूं एक बार, कितना होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, है ना। और अपने को ये भी याद रखना है दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन ए और जेड, मतलब मास नंबर या जेड एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता, है ना। जैसे एक बार एक सवाल पूछा गया था बच्चों जेईई मेंस में, जैसे 2 एलिमेंट दे दिया था, बोला था दोनों एलिमेंट के मतलब न्यूक्लियस के डेंसिटी का रेशियो बताओ। एक का मास नंबर 10 दे दिया था, दूसरे का 20 दे दिया था। अब दोनों का क्या निकालना था, डेंसिटी का रेशियो। तो दोनों का तो डेंसिटी सेम ही होगा ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बता दूं। देखो इसका डेंसिटी कितना ज्यादा है, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है वैल्यू भाई साहब। मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर डेंसिटी मतलब न्यूक्लियस जिस मटेरियल से बना है, उसी मटेरियल से अगर 1 मीटर क्यूब का आप वॉल्यूम ले लो बच्चों, 1 मीटर कितना होता है, करीब करीब इतना होता है, मतलब इतना का एक स्क्वायर ले लो तो इसका मास कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 17 kg, कई करोड़ टन हो जाएंगे बच्चों, बहुत ज्यादा मास हो जाएगा। इसका मतलब इस न्यूक्लियस का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि उसको उठा पाना इज लाइक जस्ट इम्पॉसिबल, है ना। सोच, इतना हेवी डेंसिटी के मटेरियल से बना हुआ न्यूक्लियस होता है। अगर एक एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली नहीं होता, मोस्टली एटम ये न्यूक्लियस से भरा होता, तो एक एटम को उठा पाना मुश्किल हो जाता है।
पर एटम को क्यों उठा पाते हैं, कोई भी मटेरियल हम लोग क्यों उठा पाते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल हल्का हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत छोटा होता है जिसके कारण मास छोटा हो जाता है, पर डेंसिटी बहुत हेवी होता है। अगर इतने डेंसिटी का एक छोटा सा बॉल भी बना दिया जाए तो कई करोड़ टन मास का हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो बहुत हेवीली डेंसिटी का होता है। आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा बच्चों, ब्लैक होल टाइप। आप सुने होंगे कि ब्लैक होल से एयर भी पास नहीं करता है, सनलाइट भी पास नहीं करता, सबको अट्रैक्ट कर लेता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब उसका मास बहुत ज्यादा होगा, मास बहुत ज्यादा होगा, मतलब ब्लैक होल में भी कुछ ऐसा मटेरियल प्रेजेंट होगा जिसका डेंसिटी बहुत हाई है, कुछ इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक होल इज लाइक इम्पॉसिबल, ब्लैक होल पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा मटेरियल तो अपने न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, हर एटम्स में प्रेजेंट है, तो हो सकता है वहां भी हो। तो ये एक मैटर ऑफ रिसर्च है बच्चों, है ना। चलो यहां तक हो गया हो तो आप इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम लोग क्या देखे बच्चों कि एक न्यूक्लियस का साइज क्या बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 के रेंज में होता है ना, बहुत छोटा। अच्छा, एक न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए ना, लाइक चार्ज है, रिपेल ईच अदर। बट भाई साहब उन दोनों के बीच में दूरी इतना कम है, इतना कम है, तो फोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए। दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होता है? अगर मैं एक यहाँ चार्ज ले लेता हूँ बच्चों, एक यहाँ चार्ज ले लेता हूँ, तो ये दोनों क्या एक दूसरे को ऐसे रिपेल कर रहे होंगे इस तरीके से, एफ एफ ऐसे रिपेल कर रहे होंगे। और फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इसको Q मान लूँ, इसको Q मान लूँ और ये डिस्टेंस R मान लूँ बच्चों, तो F का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? 1/4πε0 Q²/r², यही होता है ना। अब देखो बच्चों, अगर ये R का वैल्यू आप कम करोगे, इस R का वैल्यू अगर आप डिक्रीज करोगे, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, बहुत बढ़ेगा। अरे तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो खुद 10⁻⁻15 मीटर होता है। मतलब दो प्रोटॉन जो उसके अंदर में होंगे उन दोनों के बीच का दूरी डिस्टेंस बहुत कम होगा। दिस आर इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। और अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा तो दोनों तो फ्लाई ऑफ कर जाने चाहिए ना, रिपेल करके दोनों उड़ जाने चाहिए, बट वो दोनों उड़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब अगर दो प्रोटॉन यहां पे है बच्चों, दोनों रिपेल करना चाह रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, फिर भी दोनों न्यूक्लियस के अंदर बने हुए हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहा होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस फोर्स ऑफ रिपल्सन को बैलेंस कर रहा होगा, तभी वो स्टेबल रह रहा होगा न्यूक्लियस के अंदर। आ रही है बात समझ में? तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा नया फोर्स आ गया? उस नए फोर्स को नाम दिया गया बच्चों न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है भाई साहब? ये फोर्स ऐसा फोर्स है जो किसके बीच में लगता है? न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इस तरीके से उन सब के बीच में लगता है। तो जरा सा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट एक्ट्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, है ना, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स कहने का क्या मतलब बच्चों? कि ये बहुत कम दूरी पे ही लगता है। कितने दूरी पे लगता है? जब डिस्टेंस या आर लेस देन 10⁻⁻14 मीटर, लेस देन 10⁻⁻14 मतलब 10⁻⁻15 के रेंज में बच्चों। तो ये इतना कम रेंज, इतना कम दूरी रहेगा तभी ये एक्ट करता है। इससे थोड़ा सा भी ज्यादा दूरी कर दोगे, मतलब आप 10⁻10 मीटर के भी रेंज में अगर दूरी कर देते हो तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता। उसको लगने के लिए कितना दूरी चाहिए? 10⁻14 या 10⁻15 के रेंज में। और ये बात समझ में? तभी ये एक्ट करता है। तो ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है बच्चों। ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सबके बीच में लगता है। जैसे मैं दिखा देता हूं बच्चों, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, तो इन दोनों के बीच में भी लगता है ये न्यूक्लियर फोर्स Fn। ठीक है। ये प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है ना, फिर भी इन दोनों के बीच में भी लगेगा। चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी दो न्यूक्लियस के बीच में फोर्स लगता है। सिमिलरली ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है इस तरीके से।
क्लियर है ना। और इन सब का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, सेम होता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये सबका न्यूक्लियर फोर्स सबके बीच में जो लग रहा है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच, इन सब का मैग्नीट्यूड सेम होता है। बट अगर बात करी जाए बच्चों नेट फोर्स की बात, तो नेट फोर्स किसके किसके बीच में ज्यादा कम कैसे होता है मेरे को बताना थोड़ा। जैसे अगर मैं बात करता हूं इसके बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन, तो इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा है और एक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी तो लग रहा है ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी तो लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन कितना हो जाएगा बच्चों, देख न्यूक्लियर फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स। बट फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है, ये केवल फोर्स ऑफ ये न्यूक्लियर फोर्स है। सिमिलरली फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी कितना है बच्चों, केवल न्यूक्लियर फोर्स है। तो देखो ये दोनों बराबर हो गए और ये थोड़ा सा कम हो गया। तो अगर हम बात करें नेट फोर्स की, किसकी बात करें बच्चों, फॉर नेट फोर्स, फॉर एफ नेट, तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल्स टू फोर्स ऑन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन प्रोटॉन। ये एफ नेट की बात करें, न्यूक्लियर फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों। न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों के बीच तो सेम है, ये भी इतना, ये भी इतना, ये भी इतना, बट चूंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन भी इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो नेट फोर्स थोड़ा सा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कम हो जाता है, इन दोनों के बीच में बराबर होता है, इन दोनों का इससे थोड़ा ज्यादा होता है। आ रही है बात समझ में बच्चों, इसको उतार लो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों। अगर बीच में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, और वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। थैंक यू।